देखिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स का इसको कवर करते हैं। पहला पहला टॉपिक है प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम बात करें तो सिंपल टर्म्स में ये जो टर्म्स होती हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी, ये रिलेटेड होती हैं रेशियोज से। ठीक है, जो रेशियो होते हैं उनसे यूज होते हैं। तो आपने दो टर्म्स बहुत मेनली यूज पढ़ी होंगी, देखी होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दो टर्म आपने छोटी क्लासेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो टर्म्स आपने अपनी छोटी क्लासेस में सुने होंगे। ये दोनों के दोनों टर्म्स रेशियो से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि आखिरकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे काम करता है देखिए बड़ा सिंपल वर्ड्स में ये है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़, मान लीजिए हमने बोला इफ़ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी राइट इट लाइक ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट इफ़ ए चेंजेस by a ratio then b will also change by the same ratio ठीक है, ये इसका मतलब होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट रेशियो। तो अगर ए किसी रेशियो से चेंज होता है तो बी भी सेम रेशियो से चेंज होगा। ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है इससे पहले, जब भी आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आपने जनरली यही याद रखा होगा कि अगर बी इंक्रीज होता है तो ए भी इंक्रीज होगा, और अगर बी डिक्रीज होता है तो ए भी डिक्रीज होगा। ये आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन देखिए ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है, अगर बात करें तो अधूरी है ये। इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्ट रेशियो, दो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब अगर कोई भी एक क्वांटिटी किसी एक रेशियो से चेंज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेशियो से ही चेंज होगी। इसको मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल भी समझाता हूँ आपको। एग्जांपल के लिए, इफ़ ए बिकम्स डबल, अब डबल को आप रेशियो के टर्म्स में क्या लिखेंगे, डबल को क्या लिखेंगे आप 2:1, 2 टाइम्स, है ना। इफ ए बिकम्स डबल दैट इज ए चेंजेस बाय 2:1 रेशियो, है ना। मैं लिख देता हूँ, दैट इज ए चेंजेस बाय द रेशियो 2:1, है ना। देन एज पर डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, b will also change by the same ratio 2:1, दैट इज, अब 2:1 आपको पता है ना, डबल के लिए बोलते हैं, दैट इज b will also become डबल। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए डबल हो गया तो बी भी अपने आप ही डबल हो गया। डबल होने का मतलब ए इंक्रीज हो गया, तो बी डबल होने का मतलब बी भी इंक्रीज हो गया। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था ए इंक्रीज होना, बी इंक्रीज होना, बी भी, ए इंक्रीज होता है तो बी भी इंक्रीज होगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है या कोई भी चेंजेस हैं वो रेशियो वाइज है। इसलिए हम एग्जैक्ट एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना देके कि एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना देके हम ये बोलेंगे कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्ट रेशियो में है। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं, देखो मैं आपको एक और समझाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए एग्जाम्पल के मैंने बोला P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यूब। ठीक है, P कोई क्वांटिटी है, Q कोई क्वांटिटी है, P डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है Q के। और आपको बोला गया है इफ़ Q बिकम्स डबल,
देन क्यू, देन पी, पी विल बिकम, आपको ये निकालना है पी कितना होगा, विल बिकम। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको। क्यू कितना हो गया, डबल। देखिए सॉल्यूशन के लिए देखिए क्यू कितना हो गया, डबल। डबल का मतलब कितना हो गया, 2:, डबल का मतलब हो गया 2:1 रेशियो। ठीक है, तो पी जो होगा, पी भी चेंज होगा। अब पी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसके है, क्यू के, क्यू क्यूब के। पी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है 3 पावर ऑफ क्यू के, ठीक है, ना कि क्यू के, है ना। तो सो क्यू क्यूब कितने से चेंज हो जाएगा, क्यू की 3 पावर ऑफ क्यू विल चेंज बाय 2:1 की पावर 3 से, है ना। मैं बोल सकता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, देन मैं ऐसे बोल देता हूँ, देन क्यू क्यूब विल चेंज बाय क्यूब ऑफ 2:1। क्यूब ऑफ 2:1 का मतलब होता है 8:1। इसका मतलब ये है कि क्यू क्यूब कितना हो जाएगा, 8:1, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज क्यू विल बिकम 8 टाइम्स, सॉरी क्यू क्यूब विल बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। अब क्वेश्चन में क्या है जो आपको दिया है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यूब, है ना। तो क्यू क्यूब चेंज हो रहा है, 8:1 रेशियो से, या 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, 8 टाइम्स हो गया है। तो P भी सेम रेशियो से चेंज होगा, ठीक है। सो P विल ऑल्सो चेंज बाय सेम रेशियो, that is 8:1, और Q will become 8 टाइम्स, ठीक है। आई होप मुझे यहाँ तक मैंने आपको बताया, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रेशियो, कोई भी एक क्वांटिटी चेंज होगी, दूसरी क्वांटिटी सेम रेशियो से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी तक तो क्या था, डबल कर रहे थे हम। दूसरा अगर आपने और देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम पास दो क्वांटिटी, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴, और बोला गया है कि इफ़ n बिकम हाफ का मतलब इतना है, हाफ का मतलब होता है 1:2, है ना। देन m विल चेंज बाय, अब देखिए इसको हम ज़्यादा लिखने की उसमें करेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए n चेंज हो रहा है, n चेंजेस बाय 2:1 रेशियो, ठीक है। सो n⁴ विल चेंज बाय 2:1 या कितना हो जाएगा, 16 विल चेंज बाय, नो हमने हाफ किया ना, सॉरी हाफ किया था, इसको चेंज करते 1:16, ठीक है। तो अगर n हाफ होता है, मतलब 1/2 या 1:2, तो n⁴ विल ऑल्सो चेंज बाय 1:2⁴, और ये किसके बराबर है, 1:16 के बराबर है। तो n⁴ किससे चेंज होगा, 1/16 से। अब आपके पास जो क्वेश्चन में है वो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴ है, ना कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये नहीं दे रखा आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब सो आई कैन से दैट m विल चेंज बाय 1:16 रेशियो, विल चेंज बाय 1/16। 1/16 का मतलब है 1/16 हो जाएगा इसका, 16 पार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है।
दरअसल n हाफ हुआ है, 1/2 हुआ है हाफ, और जो m है वो 1/16 हो गया है। हाफ होने का मतलब इसे भी घटना होता है, 1/16 का मतलब भी घटना होता है। तो n अगर डिक्रीज़ हुआ है तो m भी डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। बस अभी डिफरेंस ये आया है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, और अब जो डिफरेंस है, पहले आप ये पर समझते थे कि अगर n इंक्रीज़ होगा, n इंक्रीज़ होगा, n इंक्रीज़ होगा तो m भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरी थी। अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि ये चीज़ें सारी के सारे रेशियो के टर्म्स में ही होती हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और आप कुछ जो नोट करना है कर लीजिए। मैं ऊपर कर लेता हूँ पहले, ये लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, मैं अब आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। ये चीज़ें जितनी भी हमने अभी पढ़ी ना, इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस चीज़ को मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, पर मैथमेटिकल भी निकाल सकते हैं आप इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सपोज अभी तक हमने जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसको डिटेल में समझा। देखिए सपोज दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे ही हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का कुछ भी हो सकता है, ए बी सी हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर के लिया है। ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी। हेयर के इज़ कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट, और वहाँ से बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। अगर डिटेल में बोला जाए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये एक तरह का आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। इवन अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तब भी वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, अगर आप उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनके बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। इफ़ टू क्वांटिटीज आर directly proportional, then their graph will be straight line। ठीक है, यह आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही क्यों है? जब हम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ और थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनता है ग्राफ। ठीक है, और ये ग्राफ जो स्टार्ट होता है ओरिजिनेट फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ ओरिजिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम, ये वाले जो ग्राफ होते हैं ये स्टार्ट होते हैं ओरिजिन से, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कुछ केसेस में नहीं हो सक पाएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, लेकिन इनके ग्राफ हमेशा डायरेक्ट जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी उनका ग्राफ हमेशा इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ ए इज इक्वल टू के बी है। तो देखो कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। ये है आपकी जो आप ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, बड़ी ध्यान से देखना, जिसके साथ कांस्टेंट है इस समय बी के साथ है, तो वो उसको आप हमेशा एक्स एक्सिस में लिखेंगे। जिसके साथ कांस्टेंट है तो बी एक्स एक्सिस में आएगा, और जो ए है वो आएगा वाई एक्सिस में। ठीक है, आप चाहे इंटरचेंज कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको जो एक बताने वाला हूँ चीज़ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता है उसका। तो कांस्टेंट के साथ वाला जो है
वो वाई जो कांस्टेंट के साथ क्वांटिटी है वो एक्स एक्सेस में आएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आएगी। ओके, गॉट इट। तो जो इनका ग्राफ होगा ए और बी के बीच का वो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ की है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लेंगे उसका tan। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। देखिए जैसे यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो होगी, tan थीटा को होता है स्लोप के बराबर होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर होता है। तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी किसके बराबर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k के बराबर। आप चाहो तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो कैसे वेरीफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए मैंने लाइन पर कोई पॉइंट लिया, आपको पता है लाइन पर जो ये पॉइंट जो लिया है इसके कोरस्पोंडिंग बी की वैल्यू ये आई है, इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, और इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ए की वैल्यू ये आ रही है, ये थीटा है। और आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने, परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई है, सॉरी जो ये वाली साइड है, सॉरी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के बराबर, ए के बराबर है। तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा हो गया, ये ए, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है। बची हुई साइड कौन सी है, बेस, तो बेस आपका ये है, फिर ये बेस है, बेस बी बन गया। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपका, ए, बेस कौन सा है, बी, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और अभी आपको पता है, अभी आपने लिखा है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी को जो आपने इक्वल टू में कन्वर्ट किया, तो आपने क्या लिखा है, ए इज़ इक्वल टू के बी। तो के इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी। तो यहीं से कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू के, है ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए यहाँ से, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप इसको रिलेट कर पाए ना तो आप कर सकते हैं। देखिए आपने 10th में पढ़ा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। वहाँ पर आपने देखा भी होगा V और I के बीच में जो ग्राफ होता है, V और I के बीच में जो ग्राफ होता है, ठीक है, V और I के बीच में जो ग्राफ होता है, और आपने वहाँ गौर में भी देखा होगा, जैसे आपने क्या किया, इक्वल टू में साइन कन्वर्ट करते हैं इसको, एक कांस्टेंट आता है R, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, R इंटू आई। तो R यहाँ पर क्या है, ये R जो है ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और आपको पता है V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही आता है। और वहाँ पर आपने याद करना I, देखिए अभी मैंने बताया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो भी क्वांटिटी होगी वो एक्स एक्सिस में आएगी। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कौन है, R के साथ कौन है, I, आ गया क्या, R के साथ I है ना, तो I आ गया एक्स एक्सिस में, आ तो गया। दूसरा वाई एक्सिस में, दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा, दोनों के बीच का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन होगा। आप चाहो तो देखो ये वाला एंगल है थीटा, और tan थीटा स्लोप को देता है, विल गिव द स्लोप ऑफ द लाइन, है स्लोप ऑफ द लाइन। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर होगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बराबर। और tan थीटा किसके बराबर होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है R, tan थीटा किसके बराबर होगा, R के बराबर। आप चाहो तो उसको भी निकाल लो, अगर आप चाहो तो उसको भी निकाल लो। चलो मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया इस ग्राफ में,
इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मैं देख रहा हूँ। ये जो पॉइंट लिया मैंने ये वाला, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था सपोज V। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट था वो कितना था I। ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया ये। ठीक है, और ये किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका V है। 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस है ना, तो कौन सा बचा, ये वाली साइड बेस है। तो बेस कौन सा आपके पास I, तो बेस है आपके पास I। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I। और इस फॉर्मूले से, इससे इस वाले फॉर्मूले से आप देख लीजिए V अपॉन I किसके बराबर है, करके देख लीजिए R के बराबर है। तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, R के। यहाँ से ही प्रूव हो गया कि स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, राइट, आप चाहो तो बस लिख लो। चलिए, तो जब भी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, उनके बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ होगी वो एक्स एक्सिस पे आ जाती है। इससे हमारे पास एक कोरिलेशन मिल जाता है कि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बराबर होती है। चलिए और देखते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक पॉज करके नया पॉइंट से बताता हूँ मैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। देखिए, आपने ना 10th में बड़े अच्छे क्वेश्चन किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन कि सपोज आपको बोला है जी कोई सर्किट है, उस सर्किट में इनिशियल वोल्टेज V1 था 10 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा था उसमें 20 एम्पियर है, वोल्टेज बढ़ा के, नया वोल्टेज बढ़ा के आपने कर दिया 40 वोल्ट। तो बताओ जी सर्किट में अब कितना कम करंट बहेगा। ठीक है, शुरू में करंट I1 था, अब नया करंट जो I2 है वो कितना फ्लो होगा। तो आपने वहाँ पर V इज इक्वल टू IR लगाया होगा, फिर R इज इक्वल टू V अपॉन I से करके आपने वहाँ पर स्लोप सॉल्व के क्या किया होगा, V इज इक्वल टू I अपॉन R से यहाँ से R निकाला तो V अपॉन I किया होगा आपने, क्योंकि सर्किट सेम है तो रेजिस्टेंस सेम। R की वैल्यू निकाली, उस R की वैल्यू को आपने यहाँ रखा होगा, है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I से। वोल्टेज की वैल्यू पता थी आपको करंट की वैल्यू चाहिए, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाता V2 अपॉन R, ऐसा करके आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है ना, लेकिन इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल विद इन फ्रैक्शंस इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी इसमें दिक्कत नहीं आती। देखो कैसे बताता हूँ आपको मैं। चलिए, इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ A and B are A1 and B1, whereas final values of A and B are A2 and B2। जैसे इसी की तरह इनिशियली वैल्यू कितनी थी, वोल्टेज 10 वोल्ट थी, तो हमने ए के कोरस्पॉन्डिंग इनिशियल वैल्यू कितनी मान ली, A1। इनिशियल का करंट कितना था 20 एम्पियर, तो B दूसरी क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमने जो इनिशियल वैल्यू मान ली वो कितनी मान ली, B1। सेम कहानी, अब जो नया जब चेंज किया गया तो A की नई वैल्यू कितनी हो गई A2, और उसी कोरस्पॉन्डिंग B की नई वैल्यू हो गई B2। जैसे यहाँ पर V वोल्टेज की नई वैल्यू कितनी आ गई 40 वोल्ट, तो नया वोल्टेज 40 वोल्ट, तो आपको नया करंट चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इसको। चलिए, सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B या A इज़ इक्वल टू K इंटू B। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A इज़ इक्वल टू K भी रिलेशन आ रहा है, तो A1 B1 जो है
वो इस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे, एज वेल एज A2 B2 भी इसी रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो पहले केस में कितना हो जाएगा? पहले केस में हो जाएगा A1 इज इक्वल टू KB1, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू ऑफ A1 के कोरस्पॉन्डिंग जो B की वैल्यू थी वो B1 थी इनिशियली। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो सेम रहेगा K, है ना। तो K की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर? A1/B1, A1/B1, ठीक है। चलिए दूसरी बार A की वैल्यू चेंज करके कितनी हो गई? A2 इज इक्वल टू KB2 है। K तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम रहेगा। A2 की जब वैल्यू चेंज हुई तो कोरस्पॉन्डिंग B की वैल्यू भी चेंज कितनी हो गई? B2। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? K इज इक्वल टू A2/B2। अब ये भी K है, ये भी K है, दोनों ही K हैं। अगर आप बात करें दोनों ही K हैं, है ना, तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे? इक्वल। सो आप बोल सकते हैं कि A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2। यहाँ से आप सॉल्व करके निकालेंगे, अगर करेंगे तो A2/A1, इसको A1 को A2 के नीचे ले आइए, A2/E1 इज इक्वल टू B2/B1। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, इस रेशियो को सीधा डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर किया था। सीधा लगाइए, V2/V1 इज इक्वल टू I2/I1। V2 आपको I2 चाहिए था, तो I2 इज इक्वल टू I1 कितना है? 20, V2 कितना है? 40, इनिशियल कितना है? 10, कितना हो गया? सॉल्व करके दिए। I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 80 एम्पियर। देखिए ये तो फिर भी हमने मैथमेटिक्स लगाई, आप इसको बिना मैथमेटिक्स के वैसे ही बोल सकते हैं। और आपको और शॉर्टकट से जाना है तो वोल्टेज कितना हो गया? 4 टाइम्स, वोल्टेज 4 टाइम्स हो गया, 4:1 से चेंज हो गया। तो करंट भी क्या होगा? 4:1 से ही चेंज होगा, मतलब करंट भी 4 टाइम्स जाएगा। 20 × 4 80, क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये रिलेशनशिप है कौन सी वाली? अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका जो रेशियो होगा A2/A1 इज इक्वल टू B2/B1, ये वाला रेशियो आप याद रखें, न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अच्छा यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ आई होगी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। K की वैल्यू A1/B1 थी, K की वैल्यू A2/B2 थी। देखिए समझाता हूँ इसको, ठीक है, देखिएगा। चलिए आप अगर नोट करना चाहें तो ये पॉज कर लीजिए, ये यहाँ पर नोट कर लीजिए पॉज करके, और इस वाले पॉइंट को भी पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रिजल्ट है जिसको हम याद रखना है हमको थोड़ा सा ना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब ऐसे भी जब बार बार यूज़ करेंगे आप तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एसेंस पता है कि क्या होता है ये, तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही रेशियो से सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया हमको पता है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज़ इक्वल टू KB, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो K इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/B। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का जो डिवीजन है, रेशियो है, अगर कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ये है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बोलोगे सर ये तो घुमा फिरा के बात बोलने वाली एक ही हो गई। देखिए जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है अलग अलग सिचुएशन में, कहीं पर हर बार आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार आपको रेशियो कांस्टेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या होगा, दो क्वांटिटीज़ का रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी सेम रेशियो से इंक्रीज होगा, ख़त्म कहानी, बस। तो जितने रिजल्ट आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इससे पहले पढ़े सारे के सारे एप्लीकेबल है। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो कांस्टेंट है, दोनों की दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। एक क्वांटिटी अगर किसी एक रेशियो से चेंज होती है, दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेशियो से चेंज होगी। दोनों क्वांटिटीज़ के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सारे रिजल्ट जितने भी आपने पढ़े सबके सब एप्लीकेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इफ़ रेशियो ऑफ two quantities remain constant, then
they are in direct proportion. They are in direct proportion, and all results of direct proportion are applicable. ठीक है जी। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूरा ख़त्म हुआ है। अब हम आपको बताएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो जैसे देखिए, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में बता दें। चलिए, थैंक यू सो मच। इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में बता दें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को। देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इफ़ two quantities, let A and B are inversely proportional, then if A changes by a ratio, then B will change by इन्वर्स रेशियो। ठीक है, जैसे ये तो बेसिक डेफिनेशन थी। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इन्वर्स रेशियो में चेंज होना। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है, फॉर एग्जांपल A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इन्वर्स प्रोपोर्शन को ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है तो 1/, लिखा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो यहाँ पर आपके पास A और B दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, बोला गया है कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई एक, इनमें से कोई भी एक, मान लीजिए A चेंज होता है किसी रेशियो से, रेशियो मान लीजिए सपोज x/y रेशियो से चेंज होता है, x:1 से चेंज होता है, तो B उसके उल्टे रेशियो से चेंज होगा, मतलब x:y से चेंज होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि कैसे ये होता है, कैसे वर्क करता है। देखिए, सपोज एग्जांपल के लिए, इफ़ A बिकम्स डबल, डबल का मतलब 2:1 रेशियो। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज A चेंजेस बाय 2:1 रेशियो। ठीक है, देन B विल चेंज बाय, देखिए B कैसे चेंज होगा, A चेंज होता है 2:1 रेशियो से, तो B उसके जस्ट उल्टे रेशियो से, उल्टा रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, विल चेंज बाई 1:2 रेशियो। ठीक है, 1:2 का मतलब कितना होता है बताइए, 1:2 का मतलब होता है हाफ, है ना। दैट इज B विल बिकम हाफ। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इन्वर्स रेशियो चलता है, उल्टा रेशियो चलता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था, डायरेक्ट रेशियो, सेम रेशियो चलता है। A अगर डबल हुआ है और A रिलेशनशिप दी है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो B भी डबल होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, A अगर मान लीजिए ट्रिपल हुआ है, ट्रिपल का मतलब 3:1, मान लीजिए आपको दिया है A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, चलिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैं दूसरा लिखता हूँ, M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, और M मान लीजिए बोला 3 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स का मतलब 3:1 रेशियो होता है। ठीक है, तो N क्या होगा, N इसके जस्ट उल्टे रेशियो से चेंज होगा। 3:1 का उल्टा क्या होता है, 1:3। ठीक है, तो N विल चेंज बाई 1:3 रेशियो। ठीक है, तो 1:3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि N 1/3 हो जाएगा।
n 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझे? तो ये इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखिए सेम जैसे हम वहाँ करते थे यहाँ भी वही होता है। जैसे ही मान लीजिए आप क्या करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये जो k है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, k जो है हेयर k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ हेयर k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगेन ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू k अपॉन b, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम चलता है। जो चीज़ आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पढ़ा कि इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते ही आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, जैसे आप डायरेक्ट रेशियो में पढ़ा वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ, अगर दो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उनके बीच का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक होता है। देखिए कैसे होता है, इफ़ टू क्वांटिटीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल then their graph is hyperbolic in nature। अभी हाइपरबोलिक नेचर क्या होता है? हाइपरबोलिक नेचर कुछ इस तरह का होता है। देखिए हाइपरबोलिक नेचर कुछ इस तरह का होता है, ये सपोज आपके पास y, ये सपोज आपके पास x। ठीक है, और आपके पास मान लीजिए वही जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। तो a और b के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक एक्सिस पे आपने a दिखाया, दूसरे एक्सिस पे आपने b दिखाया। ठीक है, यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं कि किसको कहाँ पर दिखाना है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बताया था आपको कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ जो क्वांटिटी है उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाइए, तो स्लोप जो होगा लाइन का वो आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू देता है। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, ए और बी के बीच में ग्राफ बनाया जिनके बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शनल का रेशियो है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से दिखता है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि हाइपरबोलिक ग्राफ ही क्यों बन रहा है, इसको बोल क्यों हाइपरबोलिक रहे हैं, तो जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टार्ट हो रहा है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए पॉज। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फिर से वीडियो पॉज कर लीजिए और इस पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ, सेम जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पढ़ा था। इफ़ A1 एंड A2, ऐसे कर लीजिए, A1 एंड B1 आर इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। ठीक है, whereas A2 and B2 are final values of A and B, then देखिए देन क्या होगा, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे आती है। जैसे आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, ये आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था। यहाँ पर उल्टा चलेगा, यहाँ पर A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1 नहीं होगा, सेम रेशियो नहीं आएगा, उल्टा B1 अपॉन B2। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, A2 अपॉन A1 उल्टा रेशियो चलेगा, दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये चलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको अगर फिर से बताऊँ कि इनिशियल वैल्यूज़ फाइनल वैल्यूज़ क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं,
इसके लिए जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास, जैसे आपको याद होगा हमने जब 9th में आपने पढ़ा था ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या होती है कि जो आपके पास मास पार्टिकल है, सपोज पहला मास पार्टिकल ये है, ये दूसरा मास पार्टिकल है, पहले वाले मास पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे वाले मास पार्टिकल का मास m2 है, इनके बीच में सेंटर डिस्टेंस होती है उसको हम r बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके रेडियस के। तो देखिए शुरू में इनिशियली मान लीजिए जब ये m1 m2 इस तरह से रखे हुए थे, तो इनिशियल r1 इनिशियल वैल्यू ऑफ रेडियस कितनी थी, मान लीजिए 2 मीटर थी, और आपको बोला गया रेडियस बढ़ा के 2 की जगह 8 मीटर कर दी, तो बताइए कि फोर्स कितना चेंज होगा। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा फोर्स, या कितना घट जाएगा, इस तरह से आपको पूछा गया है। ठीक है, कि मान लीजिए आपने क्या किया, फोर्स 4 गुना बढ़ा, सॉरी अगर आपने दो मास पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 4 गुना कर दी तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है ना, आपको पता है एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एफ जी टू, तो एफ जी टू दिखा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिनारियो, सेकंड केस, एफ जी वन, ये हो गया आपका इनिशियल सिनारियो। मतलब R1 के कोरस्पॉन्डिंग जब डिस्टेंस R1 थी उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो Fg1 था, जब R2 डिस्टेंस होगा उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो Fg2 था। तो Fg2 इज इक्वल टू Fg2 अपॉन Fg1 इज इक्वल टू, उल्टा रेशियो चलता है ना, इन्वर्स रेशियो है, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, R1, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप चाहिए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं, Fg2 इज इक्वल टू Fg1, Fg2 अपॉन Fg1 इज इक्वल टू R2, सेकेंड टाइम डिस्टेंस कितनी हो गई 8 का स्क्वायर, पहले कितनी डिस्टेंस थी 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 अपॉन 4 कितना हो गया 16 टाइम। तो Fg2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ Fg1। सॉरी हम इसमें थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, ये गलत आया, यहीं पर गलत कर दिया हमने। देखो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, उल्टा रेशियो है, A1 ऊपर, यहाँ A1 के साथ जो B1 है उल्टे में है, तो यहाँ भी उल्टा होना चाहिए ना, R1 ऊपर आना चाहिए, तो गलती हो गई है, सॉरी। ठीक है, R2 का स्क्वायर, अब ठीक है, अब आपका सही आएगा क्वेश्चन। चलिए, तो कितनी है जी, इनिशियल कितनी है 2 का स्क्वायर, R2 सेकंड वाली कितनी है 8 का स्क्वायर। अब इसका आपको सॉल्व करेंगे 1/16 आएगा, तो आपके पास जो Fg1 की वैल्यू है वो Fg2 की कितनी आ जाएगी 16 टाइम्स। मतलब Fg1 मतलब जब डिस्टेंस कितनी थी, जब डिस्टेंस कितनी थी 2 मीटर थी, 2 मीटर थी, उस समय ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा था, है ना, मैं इसका नाम देता हूँ, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा था, है, और बी ए को अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। तो उस समय जो फोर्स था वो था कितना Fg1। अब जब डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस बढ़ के अब कितनी हो गई 4 गुना हो गई, 8 मीटर हो गई। अब जो ए है वो बी को फोर्स लगा रहा है, इधर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और बी ए पर फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस समय जो फोर्स है वो Fg2 है। अब ये फोर्स कितना हो चुका है, Fg2 इस समय कितना है, Fg1 का 1/16 है, इतना कम हो चुका है फोर्स। ठीक है, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से आप सॉल्व करके बता सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली सीधा ही, आपको पता है, देखो यहाँ ध्यान से रिलेशनशिप क्या है, एफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको चाहिए तो आप सीधा शॉर्टकट से कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि रेशियो हमेशा इन्वर्स रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो R2 कितना हो गया, R2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ R1। इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी है 4 टाइम्स ऑफ R1 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि R2 चेंजेस बाय व्हाट 4:1 रेशियो, है ना।
नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर लो इसको, R2/R1 की वैल्यू कितनी है 4/1 है ना। तो R2 किस रेशियो चेंज हुआ 4:1 से। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R के नहीं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर R जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है 4 टाइम्स हो चुकी है, तो R² कितना हो जाएगा, सॉरी R² हो जाएगा कितना 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर। इसको भी R ही कर लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। R चेंज हो चुकी है, ठीक है। R2/R1 नाम देके हम सीधा बोल देते हैं कि R कितने रेशियो से चेंज हुई है, रेडियस अब 4 गुना हो चुकी है। 4 गुना का मतलब 4:1 से चेंज हो चुकी है। R² कितने से चेंज होगा, R², 4 का स्क्वायर 16:1। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। R² चेंज हो रहा है 16:1 से, तो Fg इसका उल्टा हो जाएगा 1/16 से चेंज होगा। और आपको देख लो 1/16 हो जाएगा। 1/116 का मतलब है कि 16 गुना कम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स 16 गुना कम हो गया, देख लो, ये देख लो यहाँ पर जो Fg2 है, यहाँ से देख लो Fg2 कितना हो जाएगा, Fg2 इज इक्वल टू Fg1/16 है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेकंड सिनारियो क्या हो गया 16 गुना कम हो चुका है, 1/16 हो चुका है। तो आप इसको चाहे कैलकुलेशन से करिए, चाहे आप डायरेक्ट जो डेफिनेशन है उससे करिए, तो वो भी है। तो प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर होता है, इन सिचुएशन में इनका प्रैक्टिकल यूज होता है। आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ना करके सीधा आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। चलिए ये मैं आगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप कि जब भी दो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, A1 और B1 उनकी इनिशियल वैल्यू है, A1 के कोरस्पॉन्डिंग इनिशियल वैल्यू B1 है, A2 के कोरस्पॉन्डिंग B की कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फाइनल वैल्यू B2 है। तो A2/A1 इज इक्वल टू B1/B2। उल्टा चलता है रेशियो, ठीक है, यहाँ उल्टा चलता है। देखिए आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हैं, आप चाहिए तो इसको निकाल भी सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, देखिए मैं इस कैलकुलेशन से अलग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल थी है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये दूसरा शॉर्टकट तरीका था, एक एग्जाम्पल थी इन्वर्स प्रोपोर्शनल का, ठीक है। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अगर आपको डेफिनेशन पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तो आप शॉर्टकट लगा के 1 मिनट में आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप चाहो तो जो मैंने रिलेशन यहाँ बताया ना A2/A1 इज इक्वल टू B1/B2, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। देखो बड़ा आसान है निकालना। आपको पता है A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K आ गया। अब आपको बोला ना कि A1 इनिशियल वैल्यू है, उसके कोरस्पॉन्डिंग B की वैल्यू कितनी है B1, ठीक है ना। तो रख दीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K/B1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही जब A की वैल्यू A2 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग B की वैल्यू कितनी है B2, तो A2 इज इक्वल टू कितना जगह K/B2, इक्वेशन नंबर 2। देखिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है K, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो फिक्स वैल्यू रहेगी। इस सिचुएशन के लिए, खासकर A और B की सिचुएशन के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। हाँ दूसरी सिचुएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली आएगी तो वहाँ वैल्यू कुछ और होगी कांस्टेंट की। चलिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आप करके देखिए। A2/A1, A2 की वैल्यू कितनी है भैया K/B2, A1 की वैल्यू कितनी है K/B1। सॉल्व करिए इसको। आपको आता है इस तरह की फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको न्यूमरेटर लिखना होता है। न्यूमरेटर है आपका K/B2, फिर आप लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है इन्वर्स हो जाता है। आपको याद होगा इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमरेटर लिखना पड़ता है। न्यूमरेटर लिख दिया K/B2, फिर लगाइए मल्टीप्लाई का साइन। जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगा जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है, ये K/B1 है, B1/K1 हो जाएगा इसका, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का। दिस इज B1/K, तो K से K कट गया, तो यहाँ से आप सॉल्व करके आया A2/A1 इज इक्वल टू
B1/B2। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी है किसकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। ठीक है, तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका जो रेशियो होगा वो इन्वर्स रेशियो से चेंज होगा। जैसे यहाँ पर बताया था ना आपको, यहाँ पर बताया था हमने कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका जो रेशियो होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक क्वांटिटी है, ए चेंजेस बाय अ रेशियो देन बी विल चेंज बाय इट्स इन्वर्स रेशियो, उल्टे रेशियो से चेंज होगी। ये बड़े ध्यान से रखिए कि एग्जाम्पल, ठीक है, ए बिकम डबल, डबल का मतलब ए बिकम डबल था 2:1, तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी, बी की वैल्यू कितनी रहेगी 2:1 का उल्टा 1:2, 1:2 मतलब हाफ, तो बी विल बिकम हाफ। आप डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उनका जो ग्राफ होगा हमेशा हाइपरबोलिक नेचर का होगा, हमेशा हाइपरबोलिक नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे आपको याद होगा, आप जब छोटी क्लासेस में थे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप बोलते थे, अगर आपको याद होगा, कि ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब है कि बड़े आपने पढ़ा भी होगा कि बी अगर इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा। देखिए ये एक स्टेटमेंट ना, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है कि ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा। जहाँ तक बात आती है रेशियो की, क्वांटिटी की, तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वांटिटी हमको चलता पता कि बी अगर जिस रेशियो से भी चेंज होगा तो ए डेफिनेटली इस रेशियो से, ए डेफिनेटली इन्वर्स रेशियो से चेंज होगा। ये तो पक्का ही पक्का है। तो हम ये नहीं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल सकते कि बी इंक्रीज होगा तो ए घटेगा। ठीक है, इन्वर्स रेशियो में आपको ये देखने को मिलता है, ये ग्राफ भी बता देगा आपको, ये ग्राफ भी बता देगा। आप इस ग्राफ को बड़े ऑब्जर्व देखेंगे तो इसमें अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो ए बढ़ रहा है, यहाँ देखेंगे ए बढ़ रहा है, बट बी की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। देखिए बी की वैल्यू लगातार डिक्रीज होगी, बी की वैल्यू डिक्रीज किधर होगी, इस डायरेक्शन में, बी की वैल्यू डिक्रीज होगी इस डायरेक्शन में, देखिए, और ए की वैल्यू इंक्रीज होगी इस डायरेक्शन में, है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ए की वैल्यू इंक्रीज होगी इस डायरेक्शन में, बी की वैल्यू डिक्रीज होगी इस डायरेक्शन में। देख लीजिए इस ग्राफ को, ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ए की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ ग्राफ नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो बी की वैल्यू घट रही है। ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि ए बढ़ेगा तो बी घटेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। और अब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करते कैसे हैं। तो अब आप ये स्टेटमेंट ना बोल के सीधा आप ये बोलेंगे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या दो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक उनमें से अगर कोई क्वांटिटी किसी एक रेशियो से चेंज होती है तो दूसरी क्वांटिटी उसके इन्वर्स रेशियो से ही चेंज होगी। ये एग्जैक्ट और बहुत सही डेफिनेशन है किसकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, एक रिजल्ट लिख देता हूँ और फिर इसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, चलिए, इफ़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो देखिए हम शुरू से ही ए और बी दो क्वांटिटी ले रहे हैं तो हम उसको ही लेंगे, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो हम एग्जांपल जो शुरू ए और बी का ले रहे थे वही करेंगे। तो ए इज़ इक्वल टू कितना हो गया, के अपॉन बी, तो बी को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए ए के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इज़ इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ए और बी दो क्वांटिटी हैं, के कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ is constant, देन अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जैसे ए और बी का प्रोडक्ट इस समय कांस्टेंट है, ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कहाँ से आया है, क्योंकि ए और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, ये सब नो। इसका मतलब इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट देन दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब उल्टे रेशियो में है, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। गॉट माय पॉइंट। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के जितने भी रिजल्ट हैं वो यहाँ लग जाएंगे, जैसे दोनों के बीच का ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, है ना, A2/A1 की वैल्यू B1/B2 के बराबर होगी, ये सारे रिजल्ट उसमें लग जाएंगे। ठीक है, चलो आप सभी नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ से
एग्जैक्ट, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉज करके नोट कर लीजिए कि कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। तो ये फिर इसको भी पॉज करके नोट कीजिए अपनी इस लैंग्वेज में, फिर इसको पॉज करके नोट कीजिए। ये एक एग्जांपल है जो आपको यहाँ पर दिखाएगा। एग्जांपल का लॉन्ग तरीका जो ग्रीन से लिखा है और एग्जांपल का शॉर्ट तरीका, तो ये आपका एग्जांपल है आपके पास, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ये ग्रीन वाला मेथड अगले पेज में भी है ना, पॉज करके लिख लीजिए ग्रीन वाले मेथड को, शॉर्टकट बाद में लिख लीजिएगा। ये आपका ग्रीन मेथड पूरा यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। ये हमने ये जो क्वांटिटी जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये यहाँ पर प्रूव भी की है हमने, यहाँ पर प्रूफ है इसका। तो आप चाहो तो इसको प्रूफ को भी दे सकते हो, नहीं तो एंड रिजल्ट तो आपने याद रखना ही रखना है। और एक पॉइंट हमने आखिरी में ये पढ़ा। चलिए, इस तरह से आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शनल दोनों ख़त्म हो गए। दोनों का यूज, जहाँ जहाँ आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन दिख गए, वहाँ वहाँ इनका यूज तो होना ही होना है, होना ही होना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।